अगर मान लो हमको एक इंटीग्रेशन दिया गया कुछ इस तरीके से, इवेलुएट एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन है। याद रखना ए इज ए कांस्टेंट। ए जब भी हम लोग लेते हैं ना एक कांस्टेंट होता है, 3 4 ऐसा जो कांस्टेंट है वही हमारा कांस्टेंट। और इस तरह का इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। और मैं हिंट के लिए आपको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ये आपको हिंट कर देता हूँ। कहीं ना कहीं हमको सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ट्राई दिस। और जिनका हो जाए वो लोग जस्ट हैंड रेस करेंगे। अभी भी 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, मल्हार ने इसको कंप्लीट किया है शायद। मल्हार अगर आपका माइक काम कर रहा हो तो बस ये एक बार बताओ कि हम लोग इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। एक बार माइक को देखो, शायद ये वर्किंग कंडीशन में आ जाए। फिर बताइए कि ओ कृष्णा ने भी कर लिया, क्या बात है। कृष्णा आपका माइक काम करता है क्या? ट्राई करके देखो तो। ऑन करके मेरे को बस ये बताइए इसमें हम कैसे अप्रोच करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें। ओके चलिए, चैट में बच्चे ने लिखा है स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, चूंकि माइक नहीं काम कर रहा तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस है, बट अब जो है उसके बेसिस पर ये जो ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ऐसे तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का टर्म है। लेकिन अगर ये जो अंदर में ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स, हम लोग सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, और फायदा है कि इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स डी एक्स का एक टर्म बनना पड़ेगा और वो ऊपर में है, अवेलेबल है। तो मैंने बताया था ना कि इंटीग्रेशन हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डिफरेंशिएशन करते तो हम ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन इंटीग्रेशन में हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम कहाँ लीड करेंगे, कैसे अप्रोच करना है। ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो हमने क्या करेंगे, देखिए जो लोग से नहीं हुआ ध्यान दीजिए। लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक नया वेरिएबल डाल दिया। अब सिर्फ इससे तो होगा नहीं, हम यहाँ पर नीचे टी टू द पावर 3/2 लिख दें और ऊपर में एक्स डी एक्स रहे, या फिर एक्स के बदले यहाँ पर टी डाल दे, एक्स को टी के टर्म्स में डाल दे। तो डीएक्स को तो डालना पड़ेगा ना हमको, डीएक्स को भी तो सब्स्टिट्यूट करना है। वो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करके। ये जो पूरा फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन लाइक डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि जब हमको ये dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है
तो इसके लिए तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, उससे कैसे बच पाएंगे? तो बहुत बार बच्चे कहते हैं सर हम ये तो कर पा रहे हैं बट हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता। कैसे? डिफरेंशिएशन भी तो सिखाया गया है। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज तो है ही, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहां से आप ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x और ये हमारा हो जाएगा dt/dx। और देखोगे तो ऊपर में हमारा x dx का टर्म मिल रहा है, तो x dx इज इक्वल टू dt/2। तो हमने x dx पूरा टर्म के बदले ही संयोग देखो कि हमारा dt/2 आ गया। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म होके कैसा दिखेगा, ये देखिए यहां पर मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। ये इंटीग्रेशन अब दिखेगा x dx के बदले डालेंगे dt/2 और नीचे का ये जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसके बदले अगर हम डाल दें t तो t⁻3/2। अब बताओ इससे सिंपल इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है? 1/2 कांस्टेंट की तरफ बाहर जाएगा और t को ऊपर लेके जाओगे तो -3/2 dt। सोचो पहला दिन जो इंटीग्रेशन हम लोग ने सीखा था ये बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब इसमें कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ये कब बना? जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा था कि क्या करना है, लेकिन जो बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी उनको थोड़ा बहुत देख के ही समझ आ रहा होगा कि सर ये करना चाहिए था अपने को। तो इंटीग्रेशन तभी डिफिकल्ट है जब हम प्रैक्टिस नहीं करें, और जितने हमारे लेवल पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने हैं वो सब आसान है, वो सब हो जाएंगे। अब क्या करो, 1/2 इसको एज इट इज रहने दो। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है? t⁻−3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1 x⁴n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब -3/2 प्लस 1 ये -1/2 हो जाएगा। अगर तुम देखोगे दिस इज -1/2 और -1/2 ऊपर में +1/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं पूरी चीज को स्टेप में नहीं लिख रहा, यहां से ये समझा जा सकता है -3/2 प्लस 1 इज -1/2 और ये 1/2 पर पड़ा हुआ है, तो इस दोनों को कैंसिल आउट कर दो। सीधे सीधे हम लिखेंगे -t⁻⁻1/2 प्लस सी। लेकिन हमारा आंसर टी के टर्म्स में कैसे हो सकता है? हम क्या करेंगे, -1/√t प्लस सी और अब t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माइनस था तो पावर नीचे चला गया, पावर हाफ था तो रूट हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब फाइनल आंसर होगा -√a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और तुम अगर ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी वही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी वही आएगा। तो ये भी इंटीग्रेशन फिजिक्स से बहुत काम आता है। सब लोग ने जल्दी से नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x e⁻x² प्लस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। मैं चाहूं तो लिमिट भी लगा सकता हूं, लेकिन लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन में 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा कैसे करने होते हैं ये हमने बहुत बार बता दिया है, इसलिए मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दे रहा हूं।
और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना भूलना नहीं है, अब प्लस सी लिखते जाएंगे। ट्राई दिस वन। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी पेन चलाएं। अब तुम लोग को भी धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आफिया, वेरी गुड। क्या सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा काम बन जाए, ये सब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और 3-4 एग्जाम्पल से अब धीरे धीरे आइडिया ये लग रहा है क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। गुड। अनुश्री, वेरी गुड। कृष्णा, गुड। चैतन्य बच्चे जल्दी से कीजिए आप भी। श्रवणी, क्रिश, सब लोग जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आदित्य, बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा ट्राई किया। जिनसे नहीं हुआ वो लोग एक बार फिर से देखो। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे टर्म्स आपको दे रहा हूं ताकि सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल दिखे। आप सीधे सीधे ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए ना। जैसे ही तुम करोगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। अब ये तो टर्म सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन dx का क्या करें? डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा dt बाई dx। और यहां से x dx, देखो यहां पर x dx का टर्म है। नहीं होता सर क्या करते? अरे वो नहीं होता तो क्या करते, उसका काम अभी नहीं है। मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि ये हटा देंगे तो कैसे होगा, इतना आसान है बताना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये लॉजिक आता है कि सर आपने एक्स dx दिया, अगर ये x नहीं होता तब इसको कैसे करते? यकीन मानो तब ये बहुत डिफिकल्ट चला जाता। इसको करने के फिर अलग अलग तरीके होते, इंटीग्रेशन बाई पार्ट जाना पड़ेगा और वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो मैथ के बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, और सारा इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ऐसा भी नहीं है। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, ये बात सही है, लेकिन बाकी के इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे जाएंगे। और फिजिक्स में वैसे इंटीग्रेशन नहीं आते। फिजिक्स में वैसे इंटीग्रेशन आते हैं जो देखने से हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में आए और हम इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो यहां से सॉरी, ये dt बाई dx होगा, दिस इज dt बाई dx। तो यहां से x dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2। अब दोनों काम हो चुका है, अब बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx के बदले लिखेंगे dt अपॉन 2 और e टू द पावर t। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t dt और 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब ये तो एक बच्चा भी कर सकता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमने बताया था ये सेम ही होता है। तो 1/2 e टू द पावर t
प्लस सी, और टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 प्लस सी। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं सपोज, और तुमको थोड़ा बहुत भी डाउट है, क्या पता सही है या नहीं है, तो डिफरेंशिएशन तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुम उसको डिफरेंशिएट कर दो। रिजल्ट जो आया है इसको डिफरेंशिएट करके चेक भी कर लिया करो। मतलब जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि मतलब ये जो किया हमने वो सही किया या नहीं किया, तुरंत डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। अगर आ गया तो सही किया है, नहीं आया तो गलत किया है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक ऐसा भी है कि जिससे हम इंटीग्रेशन को चेक कर सकते हैं, रादर देन हम कैलकुलेशन का मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब सोचने से अच्छा है सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत सारी बातें हो चुकी। एक और तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और वो फिजिक्स में हार्डली कहीं काम आता है, एक आध दो जगह मैंने देखा है, उससे ज्यादा काम नहीं आता, इसलिए उसको बताऊंगा, लेकिन उसको सबसे एंड में बताऊंगा। याद रखो कि हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन को, मैथ्स को यूज करने के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे। हम लोग, आई एम नॉट टीचिंग यू एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, फिर तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 3 क्लास या 30 क्लास भी कम पड़ेगी। हमको एग्जैक्टली तुमको वही चीज सिखा रहे हैं जो फिजिक्स में जरूरत है। उसके थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं टाइम के साथ तुम आ जाएगा, तुमको अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ बात होगा, समय के साथ वो सीख जाओगे। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है। हर टॉपिक एक समुद्र है। बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स का बुक लेके सॉल्व करने लगते, नहीं वो गलत है। मैं आज तुम लोग का एक और शीट डाल दूंगा, देखता हूँ आज दोपहर तक ही डाल दूंगा, तो तुम लोग उसको आज कल इसमें प्रैक्टिस कर लोगे। एक्चुअली डालना था कल, बट समय नहीं मिल पाया मुझे, 2-3 दिन बहुत बिजी रहा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक टेक्निक है जिसमें हम लोग दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत बहुत ना के बराबर, इसलिए मैं उसको पहले वैल्यू नहीं कर रहा। मैं पहले अब थोड़ा बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन कैसे फिजिक्स में काम आता है। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन है वो हमने देख लिए हैं। अब लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम तुमको इंटीग्रेशन का बताने जा रहे हैं। एक सर्कल है, और अदर एक डिस्क बोलो, डिस्क, ये डिस्क है जिसका रेडियस है यार, ये पूरा इस तरह से ये डिस्क है। और इस डिस्क का तुमसे एरिया पूछा जाए तो एरिया ऑफ सर्कल, एक बार बच्चे चिल्ला देंगे पाई आर स्क्वायर सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि ये आया कैसे, ये कैसे लिख दिए तुम पाई आर स्क्वायर, क्या कोई तुम्हारे पास प्रूफ है इसका, या तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे ये तुम बता सकते हो कि पाई आर स्क्वायर ही होगा, तब बच्चे थोड़े से समझ जाएंगे। पेरीमीटर वाली बात कि 2 पाई आर पेरीमीटर क्यों है, ये थोड़ा बहुत समझ आता है, क्योंकि 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है कंप्लीट सर्कल सेंटर पर, और वो रेडियन के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। लेकिन ये एरिया कैसे आएगा पाई आर स्क्वायर, और जितने भी एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, लाइक एक ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कैसे होता है, तो इसके लिए अपने को इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब इंटीग्रेशन और एलिमेंट्स, कोई भी चीज कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ा आइडिया हम देना चाहेंगे। अब ये डिस्क जो है, ये डिस्क कैसे बनी है, तो देखो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए ओनियन एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ओनियन को दिमाग में सोच के मैं जितने एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखूंगा तुमको वैसे ही सोचना है, तब जाके तुम एग्जैक्टली समझ पाओगे कि इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। सबने ओनियन सैलड खाया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा क्लास में जिसने
ओनियन सैलड नहीं खाया होगा। मान लो हमारे पास एक ओनियन है और तुमने उसको बीच से, साइड से कुछ नहीं काटा, बल्कि उसके गोल 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 स्लाइसेस काट दिए, जो नॉर्मल सैलड में हम लोग बनाते हैं ओनियन का, गोल गोल डिस्क जैसा स्लाइसेस तुमने बना दिया, और उसमें एक डिस्क को उठाया, तो वो ऐसा ही दिख रहा होगा। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे बहुत सारे रिंग्स होते हैं। क्योंकि ओनियन का जो हर लेयर है वो थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, इसलिए कोई भी ओनियन में तुम 4 से 5 रिंग, 6 रिंग मैक्सिमम देखोगे, इससे ज्यादा नहीं देखोगे। लेकिन वो हमारा एक आइडिया जनरेट करता है कि कोई भी डिस्क कैसे बना होगा। तो एक रिंग, उसके उसके ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, ऐसे हम लोग लगाते चले जाए तो ये डिस्क बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क हमने दिया था, ये भी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलके बना है। मैं डायग्राम यहाँ पर अलग बना देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से फील आ जाए। ये जो डिस्क है ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से बना है, और उसमें से एक रिंग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक रिंग। सारे रिंग्स कितने हैं ये काउंट करना भी बड़ा मुश्किल है। ओनियन के केस में ये काउंट हो सकता है क्योंकि उसके शेल की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं जो यहाँ पर थिकनेस ले रहा हूँ ये बहुत कम ले रहा हूँ। ये थिकनेस है dx और ये रेडियस है x। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्क को बहुत सारे छोटे छोटे रिंग में बांट दिया। इसको कहते हैं एलिमेंट। ये जो रिंग है ना, वी टेक एन एलिमेंटल रिंग of radius x and width dx। एक बहुत सारे रिंग जिसके बना है उसमें से एक रिंग हमने लिया जिसका रेडियस x है और जिसकी थिकनेस जो है वो dx है। अब ये रिंग कैसा दिखेगा हमने डायग्राम में भी दिखाया, तुम चाहो तो बाहर भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो रिंग है जो हमने बनाया है इसको बाहर दिखा दो, हमारा काम थोड़ा आसान होगा, समझने में फील आएगा। और ये जो dx है ये काफी छोटा होता है बच्चे, लेकिन बहुत छोटा हम दिखाएंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा थिकनेस जानबूझ के दिखाना पड़ता है। याद करो मेंसुरेशन का वो दिन जिस दिन हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके चारों तरफ एक रोड है, रोड का एरिया निकालना है। अगर रोड की विड्थ 1 मीटर हो और 1 सेंटीमीटर हो तो हमारा अप्रोच कैसे चेंज होता था। मेरे को ये जो शेडेड पोर्शन है, जो बच्चे पहले से ज्वाइंड है उनको तो मैंने सिखाया है, और जो बच्चे बाद में भी ज्वाइन किए उन्होंने अगर वीडियो देखा होगा तो उनको भी ये बात पता होगी। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओगे? एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। एनीवन चैट में आंसर करना चाहेगा? वेरी गुड, चैट में आंसर कीजिए आप लोग की। अगर आवाज माइक से नहीं आ रही तो अपन चैट में इसको देखें, क्योंकि हमने ये सिखाई है आपको। और उस दिन हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं आता था, नहीं तो इंटीग्रेशन आता तो उसी दिन फॉर्मूला डेराइव हो जाता। वेरी गुड, 2πx dx, क्या बात है। तो ये जो एलिमेंटल रिंग है इसका एरिया होता है 2πx dx। 2πx dx। जो नए बच्चे हैं वो लोग घबराएंगे नहीं, ये सारा रिकॉर्डेड है, मेंसुरेशन की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, और इस पर अच्छा खासा डिस्कशन है कि 2πx dx क्यों होता है, कैसे होता है। आपको जाके वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, एक बार देख लोगे चीजें समझ आ जाएगी। अब ये तो एक रिंग का एरिया हुआ, हमको तो पूरा का पूरा एरिया चाहिए।
तो क्या हम सारे रिंग का एरिया निकाल निकाल के ऐड करेंगे खुद से? नहीं, ये काम इंटीग्रेशन का है। हमको बस एक रिंग का एरिया चाहिए, वो हमने निकाल लिया। अगर टोटल एरिया चाहिए तो टोटल एरिया, ध्यान से समझो, तो हम खुद सारा काम नहीं करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 2 पाई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरी बात, कहां से कहां तक करेंगे? तो हमको सोचना पड़ेगा, ये जो रिंग है, ये सबसे छोटा वाला जो रिंग होगा उसका रेडियस कितना होगा, और जो सबसे बड़ा वाला रिंग होगा उसका रेडियस कितना होगा। इसको बोलते हैं लिमिट्स। तो फिजिक्स में लिमिट भी हमको सोचना पड़ता है। हमने तुमको जो भी अभी तक इंटीग्रेशन करवाए हैं उसमें हम ही ने तुमको लिमिट दे दिया, लो यहां से यहां तक करो। यहां भी लिमिट लेना है, लेकिन ये हमको खुद ही सोचना है कि लिमिट क्या होगा। तो 2 पाई एक्स डी एक्स तो हमने एक रिंग का एरिया ले लिया और इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया, लेकिन इसका लिमिट क्या ले? तो हमको सोचना पड़ेगा कि जो सबसे छोटा वाला रिंग बनाता, सबसे छोटा वाला, उसको दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, और जो सबसे बड़े वाला रिंग बनेगा, यही हमारे लिमिट होंगे। सबसे छोटे वाले रिंग का रेडियस ऑलमोस्ट 0 होगा, और सबसे बड़े वाले रिंग का रेडियस ऑलमोस्ट r होगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 to r। अब कुछ नहीं करना है, एक बार तुमने अगर इतना कर दिया तो सिंपल इंटीग्रेशन है, भूल जाओ कि पहले क्या हुआ था। इंटीग्रेट दिस, सिंस 2 पाई इज ए कांस्टेंट दैट विल गो आउटसाइड द इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x dx 0 to r। और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। सो 2 पाई x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 to r। ये 2 से 2 को कैंसिल आउट ही कर दो, और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज पाई r स्क्वायर। और यही हमको चाहिए था। तो एक डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, ये इजीली हमने निकाल लिया। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अभी हो रहा होगा, सर लिमिट्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताएं, रिंग कैसे समझ आया। जो बच्चे अभी तक इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वो 2-4 एग्जाम्पल और देखें। मैं भी 3-4 एग्जाम्पल ऐसे लेने वाला। ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे आइडिया फील आएगा। तो पहला एरिया ऑफ ए डिस्क, दूसरा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये दो करने से थोड़ा सा तुम लोग को समझ आ जाएगा कि चीजें कैसे बनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है r। और तुमसे पूछा जाए इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो सबको पता है, क्लास में बैठे हुए बच्चे जो है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुमको इसका डेरिवेशन पता है? क्या तुमको ये पता है कि आया कैसे? नहीं, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन नहीं आता तो तुमको कैसे पता। लेकिन आज हमको इंटीग्रेशन आता है, और फिजिक्स में बहुत जल्दी ये सारी इंटीग्रेशन काम आने वाले हैं, ये सारे तरीके काम आने वाले हैं, एक एक चीज काम आएगा। तो हम इसको कैसे निकालें? तो जब भी कोई इस तरह की चीज करनी होती है तो अपने को एलिमेंट सोचना होता है। एलिमेंट क्या ले? जैसे यहां पर हमने लिया एलिमेंटल रिंग। तुम देखो, डिस्क को हमने बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड कर दिया। वैसे एक सॉलिड स्फीयर को किस चीज में डिवाइड करें? अब हमने कहा था ओनियन बेस्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन को सीखने का। ओनियन से बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं।
ओनियन को देखे हो, वो भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह ही होता है, भले उसका शेप प्रॉपर स्फीयर नहीं है, बट है वो तो उसी टाइप का थोड़ा सा। और कैसे बना है, एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे लेयर से मिलके ओनियन बनता है। तो तुम इस स्फीयर के बारे में भी सोच सकते हो कि बहुत सारे शेल, उसको बोलते हैं शेल, हॉलो स्फीयर को बोला जाता है शेल। शेल इसका मतलब होता है हॉलो स्फीयर। तो बहुत सारे हॉलो स्फीयर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर रखते चले जाए तो ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। और इसको तुम और अच्छे से अगर रियलाइज करना हो, पत्ता गोभी, वैसे तो ये थोड़ा सा ऑड है, लेकिन पत्ता गोभी को कभी तुम देखो जाके, एक एक लेयर हटाते जाओगे पत्ता गोभी छोटा होता जाता है। वो सिर्फ लीव्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने से बनता है, अंदर में थोड़ा सा होता है, वो लिव्स नहीं होते, लेकिन बाकी उसके बाद जो उसकी साइज बढ़ती है वो सब लिव्स के कारण बढ़ती है। एक लीफ उसके ऊपर, दूसरी लीफ उसके ऊपर, और वो कंप्लीट लीफ नहीं होती, खैर वो अलग बात है। लेकिन तुमको थोड़ा सा समझने के लिए कि ये लेयर्स होती है, बहुत सारी लेयर्स। तो सॉलिड स्फीयर भी वैसा ही हमारा एक बना होगा, और बहुत सारे शेल एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने से बने होंगे। ओनियन तो बेस्ट एग्जांपल है, उसके अलावा अब मुझे कुछ और अच्छा नहीं दिखता। तो मैं इस स्फीयर को भी मान के चलूंगा कि बहुत सारे शेल से बना है, और उसमें से एक एलिमेंटल शेल हमने क्या किया, ले लिया। हमने एक एलिमेंटल शेल ले लिया जिसका रेडियस है एक्स, और उसकी थिकनेस भी लेनी पड़ेगी, उसको ले लिया हमने dx। देखो डायग्राम में हमको डिस्क का, रिंग का, ये सब डायग्राम अलग नहीं दिखता है। मैं इधर बना देता हूँ, ये थोड़ा सा, ये जो हमारा स्फीयर है इसमें हमने जो एलिमेंटल शेल लिया है वो कुछ ऐसा है, और उसका थिकनेस भी लेना पड़ेगा। ये ले लो थिकनेस, ये हो गया x, और ये थिकनेस हो गई dx। ये रिंग जैसा दिख रहा है, बट ये रिंग नहीं है, ये शेल है। तो हमने स्फीयर के केस में क्या किया, वी टेक एन एलिमेंटल शेल of radius x and thickness dx, ले लिया हमने। अब इस शेल का वॉल्यूम चाहिए अपने को, याद करो ये भी करवाया है मेंसुरेशन में। अगर शेल की थिकनेस ज्यादा हो तब तो ठीक है, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम ये करके निकालते हैं। लेकिन अगर थिकनेस बहुत कम हो ना, तो इसका वॉल्यूम हमने निकलवाया था, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं डीवी से। सो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल शेल, क्योंकि ये वॉल्यूम छोटा है इसलिए इसको डीवी से डिनोट करें, डीवी। कौन बताएगा, जो बच्चे पुराने हैं अपने, वो लोग जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे तो मुझे, क्योंकि अभी क्या है, माइक का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। क्या बात है। तो इस तरह से बच्चे ऑन टोज आंसर करते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि हमने भी सही पढ़ाया और बच्चों ने भी सही पढ़ा। तो यहां पर ये आंसर इसका है 4π x² dx। ये कराया हुआ है, ये प्रूफ कराया हुआ है। ये कैसे आता है, इसमें हमको अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें तुमको मेंसुरेशन, वो किस डेट में पढ़ाया गया है मैं कहोगे तो वो डेट के साथ यूट्यूब पर अपलोडेड है। उस डेट का क्लास का पीडीएफ निकाल लोगे
हमने हर क्लास का डेट वाइज पीडीएफ डाला है। तो उस डेट में, जिस डेट में मेंसुरेशन अपलोडेड था, वो डेट, आप उसी डेट का फाइल निकाल लो, तुमको सारी चीजें, पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। तो 4πx² dx ये एक शेल का वॉल्यूम है, लेकिन हमको एक शेल के वॉल्यूम से मतलब नहीं है। निकाला हमने एक शेल, लेकिन हमको चाहिए टोटल स्फीयर का वॉल्यूम। तो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, हर शेल का वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे। बट ये हम खुद नहीं करेंगे, ये काम इंटीग्रेशन को देंगे, इंटीग्रेशन ये काम करेगा। सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो 4πx² dx। इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन भी होता है, सबको जोड़ना, जोड़ता है, ये ऐड करता है, सारे शेल के वॉल्यूम को ऐड कर रहा है। तो समेशन का दूसरा वर्जन भी इंटीग्रेशन बोला जाता है। इट इज नथिंग बट समेशन। अब लिमिट क्या डालें, फिर से वही बात, सबसे छोटे शेल का रेडियस क्या लेंगे, 0। सबसे बड़े शेल का रेडियस क्या लेंगे, r। तो ये रेडियस का ये जो लिमिट भी है ना, ये भी समझने की बात है। स्टार्टिंग में मैं बार बार लिमिट बता रहा हूं, लेकिन बाद में ये लिमिट भी तुम्ही लोग को सोचना पड़ेगा। अब ये 4π को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x² dx बचा। अब इससे सिंपल इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है बताओ, ये तो कर करके परेशान हो गए होगे। सो 4πx³ 3 और लिमिट पुट कर दे 0 to r, 3 को बाहर निकाल दो। सो 4/3 πr³ - 0³ ये हो गया लिमिट पुट करना। अब इसके बाद जो बचा है वो औपचारिकता है, हो गया वॉल्यूम। तो कितनी आसानी से हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया। सर हाँ बोलो। सर आपने वो वॉल्यूम ऑफ वन एलिमेंटल शेल को 4πx² dx लिखा था ना, हाँ हाँ, तो उसको डिराइव करने के लिए भी तो हमने 4/3 πr³ का यूज किया था। नहीं, सरफेस एरिया नहीं, वो देखो, वो जब हम थिकनेस ज्यादा होती है ना, तब हम अंदर का वॉल्यूम बाहर का माइनस करते हैं। जब हम थिकनेस कम कर देते हैं तो एरिया इंटू विड्थ करते हैं ना उसको। 4πx² एरिया होता है, dx विड्थ होता है। उस ये 4πx² dx उससे नहीं आया था, ये तो तुम लोग को दिखाने के लिए कि देखो, अगर सिंपल तरीके से माइनस करेंगे तो यही आता है। अगर स्मॉल टर्म है इसको इग्नोर कर दिया जाए। एक्चुअली 4/3 πr³ इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस थिंग, लेकिन तुमको पहले वो नहीं पता था, इसलिए उल्टा हमको आना पड़ा। एक ध्यान से इसका मल्हार का पॉइंट समझो। ये कह रहा है कि जैसे हमने इसके पहले 2πx dx लिखा था, तो 2πx dx के डेरिवेशन के दौरान हमने एरिया ऑफ सर्कल यूज किया था, अंदर का सर्कल का एरिया, बाहर का सर्कल का एरिया, और माइनस किया था। ये अप्रोच तुमको बताने के लिए किया गया था। अगर थिकनेस ज्यादा होती तो ऑब्वियसली यही करते, लेकिन जब थिकनेस कम होगी तो उस तरीके से हमने देखा जरूर है, लेकिन डेराइवेशन वो नहीं है, डेरिवेशन उल्टा है। यहां से वो एरिया का फॉर्मूला आया। जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री या 2πr सर्कल का पेरीमीटर, तो क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर π/2r, ये वैसे नहीं आया 2πr/4 से। 2πr का डेरिवेशन रेडियन के डेफिनेशन से आया। 2π टोटल एंगल है और थीटा इज इक्वल टू L/r होता है, इसलिए 2π इज इक्वल टू L/r, L इज इक्वल टू 2πr। तो चूंकि इनिशियली वो सारी चीजें आपको बताई नहीं गई थी, इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग उल्टा चल रहे हैं। एक्चुअल तरीका ये है, एरिया से वॉल्यूम आया, ना कि वॉल्यूम से एरिया आएगा। इसी स्फीयर को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं। एक तो तरीका हो गया ये, मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करता हूं, और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे।
सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी सीखेंगे। मैंने क्या किया कि मैं इस तरह से इसको नहीं करना चाहता, एक और तरीके से करना चाहता हूं। देखो कैसे, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये एक स्फीयर है और तुमने क्या किया, तुमने इसकी स्लाइसेस काट दी। देख रहे हो, बेसिकली ओनियन सैलेड। ऐसे बहुत सारी डिस्क, जब तुम ऐसे काटोगे ना इसको, तो तुमको बहुत सारा डिस्क मिलेगा। और ये जितनी पतली होगी, जैसे कायदे से एक इसमें से कोई भी एक डिस्क, मान लो ये वाला एक डिस्क हमने उठा लिया, तो इसका शेप कैसा दिखेगा थोड़ा सा वो देखो। ऐसा दिखेगा सामने से। लेकिन अगर ये थिकनेस जो है, अगर इसको बहुत छोटा कर दे, तो ये जो स्लांट हाइट है ये लगभग वर्टिकल हो जाएगी, लगभग। बहुत पतला स्लाइस काटो और फिर देखो कि उसका स्लांट दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। मोटे मोटे अगर काटोगे तब तो क्लियरली दिखेगा, लेकिन अगर बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस काटोगे ना, तो तुमको वो ऐसा इंक्लिनेशन दिखेगा भी नहीं, होगा भी नहीं। ये अप्रोक्सीमेशन है कैलकुलस का। तो मैंने क्या किया मैंने एक स्फीयर को बहुत सारे डिस्क से मिलके बनाया है, ऐसा एज्यूम कर लिया। एक तरीका था बहुत सारे शेल से मिलके बना है और उससे हमने काम कर लिया है। अब इस अप्रोच को थोड़ा साइड कर दो। और अब जो हम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखने से बना है, लेकिन ये डिस्क का रेडियस सेम नहीं है। ये जो सारे डिस्क हमने रखे हैं एक के ऊपर एक, इनका रेडियस सेम नहीं है। तुम एक ओनियन सैलेड को कट कर दो और फिर एक के ऊपर एक रख दो तो सैलेड बन जाएगा, और उसमें बहुत सारे रिंग्स बनेंगे, सॉरी बहुत सारे डिस्क बनेंगे। इन सबका रेडियस सेम नहीं है। ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों हो रहा है। रेडियस वेरिएबल है। और एक डिस्क ये सिलेंडर की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। भले ही तुमको देखने में नहीं लगे, नहीं सर ये तो स्लांट है, ये तो वर्टिकल सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन डीएक्स जितना छोटा होगा ये एक सिलेंडर की तरह ही दिखेगा। यानी कि मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से समझना इसको। ये हमारा डायमेट्रिकल लाइन है और यहां पर हमने एक डिस्क कंसीडर किया। ये डिस्क है और इसकी थिकनेस है बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये थिकनेस है। ये थोड़ा 3D डायग्राम हो गया, dx। और इसका हाइट यहां से ले लेते हैं x। x हाइट पर dx थिकनेस का एक डिस्क कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग an elemental disk at a distance, at a height x, and of thickness dx. एक ऐसा डिस्क हमने लिया है जो सेंटर से x हाइट पर है और जिसकी थिकनेस dx है। देखने में सामने से ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा, ये थोड़ा 3D डायग्राम हमने दिखाया है। जब हमको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना हो तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखना ज्यादा सही रहेगा।
अब इस डिस्क का रेडियस क्या होगा ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज द रेडियस? तो ये रेडियस हमारा स्फीयर का रेडियस है r और ये डिस्टेंस है x। तो ये जो रेडियस है ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये रेडियस हो जाएगा √r² माइनस x²। तो जो हमने डिस्क कंसीडर किया है उसका रेडियस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ r एंड x वो हमने निकाल दिया। यानी कि रेडियस ऑफ एलिमेंटल डिस्क इज इक्वल टू √r² माइनस x²। क्या यहां तक चीजें समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही हो तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये डिस्क जो है वो एक सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, ये मैंने बताया था। ये स्लांट सरफेस dx को छोटा कर रखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गई। वो जो सिलेंडर है उसका रेडियस चाहिए था और हाइट चाहिए था, रेडियस निकल चुका है, हाइट dx है। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ये होता है फॉर्मूला। ये हमारा स्मॉल r है और h हमारा dx है। डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर डाल रहा हूं। सो पाई r² माइनस x² √over का स्क्वायर dx। ये हो गया एक डिस्क का वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमको सारे डिस्क का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? सारे डिस्क का तो रेडियस वेरिएबल है, तो ऐसे तो सारे डिस्क का अगर रेडियस निकालने बैठे और वॉल्यूम निकालने बैठे हालत खराब हो जाएगा। ये काम इंटीग्रेशन का है, ये तुम्हारा नहीं है। तुमने एक डिस्क का काम किया, बाकी काम इंटीग्रेशन। अब अगर टोटल वॉल्यूम निकालना हो सो टोटल वॉल्यूम दैट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये क्या हो जाएगा? पाई r² माइनस x² dx। अब यहां पर बात आती है इन लिमिट्स की। लिमिट क्या रखेंगे? तो याद रखो d के साथ जो टर्म होता है लिमिट उसी के टर्म्स में आता है। अभी तक 3 इंटीग्रेशन हमने किए हैं इस तरह के। x जो था, जैसे x यहां पर रिंग के केस में रेडियस था, तो रेडियस कहां से कहां तक बढ़ेगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी x रेडियस था, कहां से कहां तक। थर्ड वाले में ये x डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये कहां से कहां तक होगा। तो कुछ बच्चे इसमें भी कह देते हैं 0 to r। लेकिन तुम सोचो, अगर तुम इसका लिमिट 0 to r कहते हो तो क्या तुम सिर्फ ऊपर की बात नहीं कर रहे? ये जो स्फीयर है, मैं फिर से एक और डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ती है। ये हमारा डायमेट्रिकल लाइन है, सेंटर से x डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर तुम 0 से r कर रहे हो तो मतलब तुम सिर्फ ऊपर का स्फीयर बना रहे हो, नीचे का तो बना ही नहीं रहे। x को अगर 0 से r तक वेरी किया जाए तो सिर्फ ऊपर का पार्ट बनेगा, नीचे का तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं। तब क्या करें? तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे जाने पर निगेटिव लेना होता है। नंबर लाइन में भी ये चीज हमने समझी है। ये 0 है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो जब हम ऊपर जा रहे थे तो x को पॉजिटिव ले रहे थे, तो अगर हम नीचे जाएंगे तो x को निगेटिव लेना पड़ेगा। और कहां तक जाना पड़ेगा? लोअर लिमिट कहां है? माइनस r। तो यहां पर जो लिमिट आएगा वो आ जाएगा -r2r। -r2r। मान लो किसी को -r2r नहीं समझ आ रहा आज के दिन, कोई बात नहीं। इतना तो समझ आ रहा होगा ना कि 0 to r करेंगे तो सिर्फ ऊपर का पार्ट बनेगा, वही कर दो। और सिर्फ ऊपर का वॉल्यूम निकल जाएगा तो नीचे का वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ही होगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर देना, वो भी चलेगा। तुमको लगता है कि नहीं सर -r2r हमको नहीं पल्ले पड़ रहा, छोड़ दो,
तुम 0 to r करो। 0 to r तो समझ आ रहा होगा ना। 0 to r करने में सिर्फ ऊपर का वॉल्यूम आएगा, और ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम बराबर होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल है। पाई को बाहर निकाल दो, -r/2r। कहोगे तो मैं 0 to r करके डबल करके भी दिखा दूंगा। ये हो जाएगा r² - x² dx। दो सब फंक्शन सब्ट्रैक्शन अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, तोड़ो। r² dx माइनस x² dx -r/2r -r/2r। अब r² एक कांस्टेंट है, r² इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन रह जाएगा। देखो यहां पर r² कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट -r/2r। यहां पर x² है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और यहां पर भी -r/2r। काम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा। पाई सबसे बाहर है, इसको एज इट इज रखो। r² मल्टीप्लीकेशन में है। अब लिमिट पुट करने की बारी। पहले अपर लिमिट पुट किया, उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया विथ माइनस साइन। ये माइनस है, इसको एज इट इज रहने दो। 1/3 को बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा r³ माइनस -r। मैं जानबूझ के स्टेप्स को बढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोग अच्छे से समझ सको कि कैसे चीजें आती हैं। बहुत बच्चों को फ्रैक्शन, पावर, चाहे उनको कितना भी सिखा दो, उनका दिक्कत जाता ही नहीं। वो बहुत पुराना पुराना दुख दर्द है, इतना जल्दी जाता नहीं। इसलिए एक एक चीज को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ ताकि तुम हर स्टेप से सीखो। ऐसा नहीं कि बस ये इंटीग्रेशन यहाँ और सीधे आंसर, बीच का कुछ नहीं है सीखने को। एवरी स्टेप यू कैन लर्न फ्रॉम इट। नाउ पाई, ये r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2r³ माइनस 1/3 r³ और ये -r का होल क्यूब -r³ हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होके +2r³ हो जाएगा। तो फाइनली क्या पता चला अपने को, चाहो तो तुम 2 को बाहर निकाल लो और 2r³ को ही बाहर निकाल लो। सो पाई 2r³, अंदर में क्या बचेगा, 1 - 1/3। ये क्या होता है, 2/3। तो 2/3 इंटू 2πr³। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से सोचेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। हम सिर्फ सेल सोच के आंसर कर रहे हैं तभी बनेगा। लेकिन देखो, बताने का मतलब क्या था कि जब तुमने शेल सोचा तो आंसर 3-4 स्टेप में आ गया। इंटीग्रेशन ही बहुत सिंपल आया, सोल्यूशन ही बहुत जल्दी हो गया। लेकिन अगर तुमने डिस्क सोचा, गलत नहीं है, लेकिन देखो कितना लंबा गया। सोचोगे सही तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। हमको ये भी आना चाहिए, लेकिन हमको साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि हमको काम को रिड्यूस करना है। अगर हम एक ऑल्टरनेट तरीके से, छोटे तरीके से निकाल सकते हैं तो हम इतना बड़ा तरीका क्यों लें। तो कभी कभी ये तरीका भी काम आएगा, कभी कभी वो तरीका भी काम आएगा, जब जैसी जरूरत वैसा काम। क्या ये पूरा पार्ट समझ आया है? Anyone have any confusion? Okay.
अब एक लास्ट आज का डेरिवेशन, और वो है स्फीयर का सरफेस एरिया। ये लास्ट आज का डिस्कशन होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। डायग्राम देखने में सब सारे सेम दिखते हैं, डिस्क का, रिंग का, स्फीयर का, सबका जो डायग्राम है ना, क्योंकि हम 2D फिगर पर 2D स्पेस में इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस देखने में फर्क नहीं जाएगा कौन सा हॉलो है कौन सा सॉलिड है, ये भी नहीं समझ आएगा। इसलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में हम लोग हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, हॉलो। सॉलिड भी ले सकते हैं, लेकिन जो फील आएगा ना वो इसी से आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, इसलिए सॉलिड लेना बेकार है। छोटे बच्चे 3-4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनके लिए छोटी छोटी बॉल आती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती और उसका थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होता। कभी देखिए उस बॉल को, जो बच्चे खेलते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं वो, रबड़ वाले नहीं, कैसे दबने वाले, दबे नहीं, जो बॉल दबे नहीं, हार्ड मटेरियल का, लेकिन बहुत पतले मटेरियल का। देखे हो, और अगर नहीं देखे हो तो मार्केट में अवेलेबल है, जाके देख लो। उसको क्या करना है, उसको लाना है घर पे और उसके स्लाइसेस काटने। एक चाकू लेना है और बिल्कुल बराबर बराबर स्लाइसेस काटने। ये हमारा स्फीयर हो गया, सोचो ये स्फीयर हो गया, इसको ऐसे स्लाइसेस काटने। मेरे को बताओ कि स्लाइसेस को जब काटोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा कि रिंग मिलेगा? एक हॉलो स्फीयर को अगर हम चाकू से बराबर बराबर स्लाइसेस काटे, लाइक दिस, तो हमको क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा या डिस्क मिलेगा? अगर ऐसे स्लाइसेस काटोगे तो हमको रिंग मिलेगा, ये हॉलो है ना, इसलिए। और ये रिंग भी कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा। अंदर से हॉलो, खोखला, और इसका रेडियस ही वेरिएबल होगा, ऊपर के रेडियस छोटे होंगे और नीचे के रेडियस बड़े होंगे। अब हमको ऐसा ही एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना है, लेकिन इस पर हम लोग उसको थीटा के टर्म्स में लेंगे। क्यों लेंगे, इस तरह बातें हो सकती हैं, लेकिन पहले समझने की कोशिश करो, ये भी एक तरीका है। और इस तरीके से भी चीजों को लेना पड़ता है अगर हम एलिमेंटल एंगुलर चीजों को देख रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये हमारा स्फीयर है, ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनते जा रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा ही रिंग एट एन एंगल थीटा, इस थीटा एंगल पर एक रिंग कंसीडर किया, और जिसका विड्थ, एंगुलर विड्थ डी थीटा है, डी थीटा, ये जो एंगुलर विड्थ है ये है डी थीटा। अब ऐसा एक रिंग हमने कंसीडर किया है
जो थीटा एंगल पर हो और जिसका विड्थ एंगुलर विड्थ डी थीटा हो, तो सबसे पहले तो ये जो लेंथ है ये वाला, ये यहां पर ये लेंथ कितना होगा, तो तुमको रेडियन का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। अगर ये आर हो और अगर ये आर हो और ये एंगल हमारा डी थीटा हो, तो ये लेंथ हो जाता है आर डी थीटा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये कॉन्सेप्ट से ही आता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एंगल डी थीटा है तो आर डी थीटा, तो ये जो लेंथ है ना ये हो जाएगा आर डी थीटा, और ये बेसिकली उस रिंग का विड्थ है। रिंग जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका थिकनेस नहीं है, थिकनेस है, विड्थ है, दैट इज आर डी थीटा। अब उसका रेडियस कितना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए लाइक दिस, और ये जो लेंथ होगा यहां पर इस डिस्क का वही रेडियस होगा, और ये लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। कैसे, एक ट्रायंगल बना लो, ये आर है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा, यही तो सिखाया हमने, और जो ये लेंथ होगा वही वो लेंथ होगा। और ये जो हाइट है अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। जैसे ये आर साइन थीटा है। अब कंक्लूड कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने जो स्फीयर है उसको बहुत सारे स्लाइसेस में डिवाइड किया, हर स्लाइस एक रिंग है, और ऐसा ही एक रिंग कंसिडर किया गया एट एन एंगल थीटा ऑफ एंगुलर विड्थ डी थीटा। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वी आर कंसिडरिंग an elemental ring of elemental ring at an angular position theta and angular width d theta। थीटा एंगल पर डी थीटा एंगुलर विड्थ का हमने रिंग कंसिडर किया। अब उस रिंग का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ द रिंग ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा बात आ सकता है कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के समय आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका भी रीजन कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन आज ये डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, अगर जरूरत होगा तो कल करेंगे, थोड़ा बहुत तुम लोग भी टाइम दे दो उसके बाद। तो रेडियस ऑफ द रिंग हो गया आर कॉस थीटा, और उसकी विड्थ ऑफ द रिंग ये हमने आर डी थीटा ये तो निकाल के बैठे हैं। तो रिंग का रेडियस पता चल गया और रिंग की विड्थ पता चल गई, तो रिंग का एरिया 2πx dx वाला जो कॉन्सेप्ट था वो डायरेक्टली यहां पर आ रहा है। दैट मीन्स एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, और ये हो जाएगा 2πx dx। अब 2πx रेडियस है और dx विड्थ है, x की जगह यहाँ है r cos थीटा और विड्थ की जगह r d थीटा, सो लिखेंगे इसको 2π r cos थीटा इंटू r d थीटा। यानी कि उस रिंग का एरिया हो जाएगा 2π r स्क्वायर cos ऑफ थीटा d थीटा।
ये हो गया उसका एरिया। लेकिन एक रिंग के एरिया से बात तो बनेगा नहीं, अपने को तो सारे एरिया निकालने हैं, वो काम इंटीग्रेशन करेगा। सो टोटल एरिया is equals to integration 2 pi r square cos theta d theta। नाउ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? तो चूंकि d के साथ थीटा लगा हुआ है तो हमारा लिमिट थीटा के टर्म्स में जाना चाहिए। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो ये जो रिंग है, जो सबसे ऊपर वाला रिंग होगा उसके लिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और जो सबसे नीचे वाला रिंग होगा उसके लिए हो जाएगा -90 डिग्री, क्योंकि हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि 0 to 90 करने का बात है। ये जो थीटा है, अगर इसको 0 कर देते हो तो पूरा डायमीटर वो जो इक्वेटर वाला रिंग है वो बनेगा, और 90 कर दोगे तो जो पोल पर है वो बनेगा। लेकिन ये तो ऊपर ही बना, नीचे कहाँ बना? तो -π/2 to π/2, जैसा पिछली बार किया था -r2r। और नहीं तो अगर तुम 0 to π/2 अगर करते हो तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी करके देख सकते हो। जितने भी डाउट्स हैं वो कल के क्लास में लिए जाएंगे, टेंशन नहीं है। एक बार जाके सब पर टाइम दो। जिन बच्चों को कहीं कहीं कुछ कुछ कंफ्यूजन आ रहा है वो कल देखा जाएगा। कल हम लोग इंटीग्रेशन और बाकी सब सारी चीजों के ताबूत में आखिरी किल डालने वाले। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, 2 पाई r स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, कहीं वेरिएबल नहीं। cos थीटा डी थीटा -π/2 π/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा, और लिमिट डालना पड़ेगा π/2, सॉरी -π/2 to π/2। अब एक बार थीटा की जगह π/2 डाल दो, सो 2 पाई r स्क्वायर sin π/2 माइनस sin -π/2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये चीज तुमको बताया गया है। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, कुछ बच्चे इसको भूल जाते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, रीजन भी बताया था। ट्रिग्नोमेट्री में ये डिस्कशन में ये मिल जाएगा। जो बच्चे भी लेट ज्वाइन किए हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं बता रहे हम जो पहले नहीं बताया गया है। टॉपिक वाइज सारी चीजें डाली गई हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, आपको उसको रेफर करना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ औपचारिकताएं हैं बाकी, और कुछ बाकी है नहीं। सो 2 पाई r स्क्वायर साइन π/2 को लिख देंगे 1। साइन -π/2 कैन बी रिटन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। बस हो गया 4 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से अगर कोई भी काम करते हो, मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हमने आज सीखी हैं, क्लास 11-12 का सबसे बड़ा दर्द यही है। ये जो बच्चे कहते हैं कि इंटीग्रेशन नहीं समझ आता, डिफरेंशिएशन नहीं समझ आता, वो यही आज का ही क्लास है। ये आज की क्लास फिजिक्स में कम से कम 4-5 बार रिपीट होती है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर मैं लिख देता हूं तुम लोग के रेफरेंस के लिए, क्योंकि तुम लोग भी आगे जाके वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो। ये कहाँ कहाँ रिपीट होगा? सेंटर ऑफ मास, एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इसको पढ़ते हैं। उसके बाद रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करके एक टॉपिक है। वापस से उस दिन बताया जाएगा, ये सारी चीजें वापस से उस दिन डिस्कस होंगी। ग्रेविटेशन, ये क्लास 11th की बात हो गई। क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक है जहां पर ये रिपीट होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी सब यूज होते हैं। उसमें तो लगातार 4-5 चैप्टर है, हर जगह ये आएगा। जो आज का डिस्कशन है ये पूरे चैप्टर्स में आने वाला है, और बच्चे को यही नहीं समझ आता, ये जो आज का डिस्कशन यही नहीं समझ आता। कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स में इसको नहीं पढ़ाता, इसको सीधे चैप्टर के अंदर पढ़ाता है। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको पढ़ाया ताकि तुमको आज से ही थोड़ा बहुत इसका टेस्ट कराया जाए कि ये है क्या, क्यों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, यहां आने के बाद डिफिकल्ट होता है। इस पर काम करो, देखो, और अगर कुछ लगे कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो कल की क्लास सुरक्षित है, कल भी मॉर्निंग में क्लास है अपनी, उसमें ये सारे डाउट्स खत्म करेंगे। और एक और टॉपिक जो अपना बच गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं, ना के बराबर जरूरत है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इस पर भी बात करेंगे। तो कल हम ज्यादा कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं रहेंगे, हम सिर्फ डाउट्स लेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे और ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और अगर आज हमने कोई शीट डाली तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।